नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको मैडम ने बोला है, लेकिन आप लोग, मैडम ने सही कहा है, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, कैसे हम टीचर लेके आएंगे। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना बेस्ट देंगे, लेकिन अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, थोड़ा सपोर्ट करो बच्चों, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को सब कुछ दे सके जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। वो सब टीचर जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए ला सके हम, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे हम टीचर लेके आएंगे, कैसे हम आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए जितना हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, ठीक है बच्चों। कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो अपभ्रंश था। अपभ्रंश को मैंने आपको थोड़ा समझाया था, आज हम उसे अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बस आप लोग कॉपी और पेन अपने पास रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए कि जो अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझना है और नोट करना है साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है पद से भटका हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप या फिर पद से भटका हुआ, पद से भटका हुआ। अपभ्रंश का जो समयकाल है, अपभ्रंश का समयकाल 500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश का जो उत्तर काल था उसे ही हम आवट कहते हैं और कुल अपभ्रंश की संख्या 7 होती है। कुल अपभ्रंश की संख्या 7 होती है। कौन कौन से अपभ्रंश होते हैं? शोरशैनी अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश। प्रत्येक अपभ्रंश से किसी न किसी भाषा का विकास हुआ है, तो शोरशैनी अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। अर्धमागधी, अर्ध मागधी अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, ब्रांचड, ब्रांचड अपभ्रंश। पैसाची, अपभ्रंश। और नंबर 7 पर है महाराष्ट्री। प्रत्येक अपभ्रंश से किसी न किसी भाषा का विकास हुआ है, एक या एक से अधिक भाषाओं का विकास हुआ है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद आवट और आवट के बाद ही हमारी हिंदी बनी है।
तो प्रत्येक अपभ्रंश से किसी न किसी भाषा का विकास हुआ है, क्योंकि हिंदी का जो विकास क्रम है वो उससे पहले ही अपभ्रंश आया था। तो अपभ्रंश का जो काल रहा है 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक रहा है। और अब जो आधुनिक हिंदी है, जो हमारी हिंदी है, उसका जो कार्यकाल, जो समय काल रहा है वो 1150 से लेकर या 1100 से लेकर 1100 से शुरू और 1850 और अब तक चल रहा है। ठीक है। अगर बात करते हैं हम अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास हुआ है, तो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मागधी अपभ्रंश। ये मागधी जो अपभ्रंश है ये उस क्षेत्र का है जो आपका मगध वाला क्षेत्र है, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है ये उसी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश में आता है आपका बिहारी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अगर हम बात करते हैं आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश की, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषा आती है वो पूर्वी हिंदी, खस अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषा आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, बस पहाड़ी रखिए। ब्रांचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषा आती है, ब्रांचड़ के अंतर्गत आती है सिंधी। ब्रांचड़ से सिंधी भाषा का विकास हुआ है, जो ब्रांचड़ अपभ्रंश है उससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से हुआ है आपका पंजाबी, व लहंदा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकास हुआ है मराठी अपभ्रंश का। सॉरी, वो आवाज़ चले, हाँ, कैमरे का माइक बंद हो गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। शोरसैनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया, बंगला। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी व लहंदा। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। हर किसी एक अपभ्रंश से किसी न किसी भाषा का विकास हुआ है। आपसे एग्जाम में कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या शोरसैनी अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, कि शोरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। आपसे एग्जाम में ये सब कुछ पूछा जाता है, कुछ भी इससे एग्जाम से बाहर नहीं जाता। एग्जाम में ये सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, बस आप अच्छे से नोट करते रहिए। ये सब कुछ आपके पेपर से ही रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम में ये सब कुछ पूछा जाता है। बस आपको अच्छे से नोट करना है और साथ साथ रिवीजन भी करना है। सॉरी बच्चे, थोड़ा ऊपर लिखा गया था, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ।
हिंदी की 5, सॉरी बच्चों, माइक का पता नहीं कैसे माइक की आवाज़ आ रही है बार बार, और मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब मैं देख रहा हूँ कि आवाज़ चलेगी। मैं आपको दोबारा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। हिंदी की 5 उपभाषा व 17 बोलियाँ होती है। जो उपभाषा होती है, उपभाषा का क्या मतलब होता है? उपभाषा होती है भाषा से भी छोटा क्षेत्र होता है। जैसे भाषा पूरे देश की एक भाषा होती है, जैसे अंग्रेजी, आपकी यूएसए की अंग्रेजी है, आपकी हिंदी पूरे इंडिया की जो भाषा है, राज्य भाषा, वो हिंदी है। उसी प्रकार अगर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, उपभाषा जैसे छोटे छोटे क्षेत्र की होती है, जैसे तमिलनाडु की तमिल हो गई, उत्तर प्रदेश की हिंदी हो गई, बिहार की बिहारी हो गई, ये उपभाषा होती है। उपभाषा का एक क्षेत्र होता है, उपभाषा से भी छोटा क्षेत्र होता है बोली का। उपभाषा के अंतर्गत ही बोली का छोटा क्षेत्र होता है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी की भी छोटी छोटी उपबोलियाँ है इसमें। जैसे उपबोलियाँ हो गई, जैसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जो हिंदी है वो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन पश्चिम हिंदी जो इसकी उपभाषा है उसकी बोलियाँ है। जैसे अगर आप बुंदेलखंड की तरफ जाओगे तो बुंदेलखंड में आपको अलग अलग बोल, जैसे बुंदेलखंड में जाओगे तो बुंदेलखंड में जो बोली जाती है, बुंदेलखंड में अगर आप जाओगे तो बुंदेलखंड में आपको बुंदेली भाषा बोली जाएगी। अगर आप ब्रज की तरफ जाओगे, अगर आप मथुरा की तरफ जाते हो, अगर आप मथुरा की तरफ जाते हो तो मथुरा में जो बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो उसकी जो बोली हो गई, बोली का छोटा जो उसका क्षेत्र हो गया वो हो गया ब्रज भाषा। ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। पश्चिमी हिंदी, इनके अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी है वो मथुरा की भी उपबोली है, लेकिन बोली उपबोली के अंतर्गत छोटा क्षेत्र होता है। तो मथुरा की जो बोली होगी वो ब्रज भाषा होगी। अगर आप वाराणसी की तरफ जाओगे, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बोली जो है, जो छोटा क्षेत्र होता है, बोली हिंदी ही है। ठीक है बच्चों, जिसे हम कोरवी भी बोलते हैं। आपको बोली और उपभाषा में थोड़ा समझ में आया होगा, समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बोली है वो खड़ी बोली है, लेकिन ये हिंदी का ही भाग है। पश्चिमी हिंदी जो हिंदी की उपबोली होगी उसका ही भाग है। पश्चिमी हिंदी जो पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपबोली है उसका ही एक भाग है खड़ी बोली। ये उपभाषा के भी अंतर्गत एक बोली होती है, छोटा क्षेत्र होता है। जैसे अब आप अच्छे से समझ पाओगे उपभाषा, हिंदी की 5 उपभाषा कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी की 5 उपभाषा है, 5 उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और 5वें नंबर पे आपकी पहाड़ी। ये सब हिंदी की उपभाषा है। ये सब ही हिंदी की 5 उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से याद करना थोड़ा आसान होगा इन सबको। अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को वैसे भी याद करना है तो याद कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि ट्रिक से ही याद होगा, याद वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से याद करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे इसकी एक ट्रिक है, कब है।
आई नो बच्चों, बहुत देर से एक कुत्ते की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत परेशान कर रहा है। ये किसी के घर पे है और बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, मैं इसका सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तभी हम अच्छे से कर सकते हैं सब कुछ, हम पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन ऐसे किसी चीज़ को नहीं रोक सकते। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो अच्छी क्लास भी होगी, हम साउंड प्रूफ भी कर सकेंगे और अच्छे से आपको पढ़ा भी सकेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो कुत्ता है इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं सच में सॉरी बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जितना मैं अपना बेस्ट दे सकूँ मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन एक्टिविटी को मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही सब कुछ कर लेंगे। तो बच्चा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जितनी हम यहाँ पे मेहनत करते हैं अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। अब मैं और ज़्यादा माइक बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकता, मैंने माइक कई बार बंद कर लिया है लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ, तो सॉरी। अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए रियली सॉरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार बिहारी हिंदी के अंतर्गत है MMB, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बच्चों, यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग बोले पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। आप लोग भी इससे परेशान हो जाएंगे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने मन की बात बता देना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आई होप आप लोग अच्छे समझे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए पढ़ाई करते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है MMB, मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है जय, ट्रिक है ये, जय मार, सॉरी, जय मार, मेवा, माल। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है बच्चों, जय, मार, मेवा और माल याद रखने का आसान तरीका है, यही एक अच्छी ट्रिक है। जय, मार, मेवा और मार, जय, मार, मेवा और माल। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, जो जयपुरी भाषा है इसे हम ढूंढानी भी बोलते हैं, ढूंढानी भी बोलते हैं, ढूंढानी। और अगर आप बात करते हैं मालवी को, मालवी को हड़ौती भी बोलते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो भाषाएं आती है आपकी, एक गढ़वाली और दूसरी कुमाऊनी। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। गढ़वाली व कुमाऊनी। ठीक है बच्चों, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली व कुमाऊनी। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी बोलते हैं, ब्रज भाषा और हरियाणवी भाषा को बागरू भी बोलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगर बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी।
पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। ये हिंदी की 5 उपभाषा हैं, ये सभी उपभाषा है और ये सभी 5 उपभाषा के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि हिंदी की कितनी उपभाषा और कितनी बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, सॉरी वो तो शोर से नहीं, अपभ्रंश, खड़ी बोली किस, जो खड़ी बोली है वो किसकी बोली है, किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं कि अवधी किस उपभाषा की के अंतर्गत आने वाली बोली है? अवधी किस भाषा से, किस उपभाषा से बनी बोली है? ये पूर्वी हिंदी से बनी हुई उपबोली है। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों आप लोगों की सपोर्ट होगी, हम कुछ कर सकते हैं, इससे अच्छा और इससे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हो। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम ज़्यादा अच्छा कर लेंगे बच्चों। बस शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये पहला चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इतना ही पहला चैप्टर था जितना आपको पढ़ा दिया गया है। इससे बाहर आपको पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अलग आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। आज से जो कल हम पढ़ेंगे, जो हमारा कल का नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा, उसका नाम है लिपि। आज मैं कुछ आपको थोड़ा लिपि के बारे में बता देता हूँ ताकि कल अच्छे से उसे डिफ़ाइन कर सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ सके। लिपि अगर हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि क्या होती है, लिपि कैसे बनी, इसका आविष्कार क्यों हुआ, क्या इसकी आवश्यकता थी जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते थे, तो फिर लिपि की क्या आवश्यकता थी? देखो बच्चों, जब मनुष्य ने अपने मन के विचारों का आदान प्रदान शुरू किया, जब मनुष्य ने अपने मन के विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से अपने मन की बातों को कहना शुरू किया, समझाना शुरू किया, दूसरे के मन की बातों को समझना चाहा, तो मनुष्य ने मौखिक भाषा का प्रयोग किया। वो एक दूसरे से वार्तालाप करता था और एक दूसरे को अपनी बातों को समझा सकता था। उसी प्रकार, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जब मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता था तो उसमें वह तब तक ही अपने मन के विचारों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकता था या दूसरे को समझा सकता था जब वो उसके सामने होता था। लेकिन जैसे ही कोई मनुष्य सामने नहीं है तो वह अपने मन के विचारों को नहीं समझा सकता था, क्योंकि मौखिक भाषा तभी तक कारगर होती है, तभी तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं जब वह व्यक्ति या वह मनुष्य हमारे सामने हो। लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चला जाएगा तो हम उसे नहीं समझा सकते। अब इसमें आवश्यकता ये थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता हमें ये हुई कि जैसे ही कोई मनुष्य हमसे दूर है और हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हम नहीं पहुंचा सकते थे। उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होगी, और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्णों का विकास हुआ। और इन वर्णों को, इन चिन्हों को, जो मौखिक ध्वनियाँ थी, इन्हें हमने चिन्ह देना शुरू कर दिया। कोई ना कोई चिन्ह दिया गया। जैसे हमने ए, अगर कोई ए बोलता था तो हमने उसे ऐसा कोई चिन्ह दे दिया। जैसे आम बोला, आ के लिए हमने ये चिन्ह दे दिया, मैं के लिए हमने ये चिन्ह दे दिया। जैसे अंग्रेजों ने अगर ए बोला तो ए, उन्होंने बोला ए, तो ए के लिए उन्हें ये चिन्ह रखा, बी के लिए उन्होंने ये चिन्ह रखा, सी के लिए ये चिन्ह रखा और डी के लिए ये चिन्ह रखा। चिन्ह किसे भी लिख सकते, कैसे, अगर हम जरूरी नहीं है कि ए को ऐसे ही लिखा जाता, हम ए को ऐसे भी लिख सकते थे। उस टाइम पे हम ए को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे भी लिख सकते थे। लेकिन जब लिपि बनाई गई तो ए को ये रूप दिया गया, और जिस तरीके से यह रूप दिया गया, ये हमारी लिपि है। वर्णों को लिखने का जो ढंग होता है वही लिपि होता है। अगर इसकी बात करते हैं, जो ये चिन्ह दिए गए हैं, इनकी जो लिपि है वो लिपि है रोमन लिपि। लेकिन जैसे ही हमने हिंदी को ये चिन्ह दिए तो ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों को ये वर्ण है, और वर्णों को लिखने का जो ढंग होता है वह लिपि होता है। और लिपि में, जैसे रोमन लिपि में ये वर्ड लिखे गए, ऐसे ही देवनागरी लिपि में ए ऐसे लिखा जाता है, आ ऐसे लिखा जाता है और मैं ऐसे लिखा जाता है। तो मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला ही लिपि कहलाती है। मैं दोबारा बोल देता हूं आपको, मौखिक ध्वनियों को, जब मनुष्य ने मौखिक ध्वनियों को चिन्ह देने शुरू कर दिए तो मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है। और वर्ण, वे चिन्ह जो हमने चिन्ह दिए उन्हें वर्ण कहते हैं। वे जो हमने चिन्ह दिए उन्हें वर्ण कहते हैं। जो चिन्ह हमने दिए उन्हें वर्ण कहते हैं।
वर्ण धमनी की वह सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण धमनी की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैंने आपको लिपि के बारे में जो बताया है, हम इसे कल अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस बच्चों सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए ताकि लोग सब्सक्राइब कर सके, हमसे जुड़ सके और हम और अच्छा ज़्यादा कर सके। आप लोग कमेंट करिए, हमें बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है आपको और क्या चाहिए। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के चाहिए क्लासेस तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट से बेस्ट चलाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इतने रखेंगे। धन्यवाद।